आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी जो बच्चे बनाते हैं उनमें चैप्टर का नाम सेम है, डाटा हैंडलिंग। यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों में से यदि ऐसे कोई हैं एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग ही है, ठीक ना। लेकिन यदि आप किसी और प्रकार के किताबों को बनाते हैं उसमें डाटा हैंडलिंग लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी बुक में ऐसा देखा गया कि वहां पे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। कहने का मतलब जो चीज हम लोग डाटा हैंडलिंग चैप्टर में पढ़ते हैं वही चीज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। मतलब चैप्टर का नाम बस अलग है लेकिन कंटेंट सब क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एक मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। स्टैटिस्टिक्स यदि किसी बुक में लिखा हुआ है तो वो भी सही है, कुछ अलग उसमें नहीं है, सेम बात है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे चैप्टर को खत्म कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, उसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म करने के लिए आ चुके हैं। अब चूंकि स्टार्ट हो चुका तो खत्म तो होना ही है, लेकिन ध्यान रहे चैप्टर बहुत सिंपल है। ध्यान रहे पहली बात, चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत नए नए चीजों को इसमें आपको सीखने को मिलेगा। जैसे डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, अरे क्या होता है, उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। उसी प्रकार से बार ग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को शुरुआत किया है, खत्म भी किया है, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी चलेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए ठीक है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर से वही काम करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उसको नहीं समझेंगे और बिना समझे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत आपको होने वाला है, सवाल बनेगा ही नहीं। आपको समझ में नहीं आएगा तो बनेगा कहां से, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे कि आखिर डाटा क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का क्लास बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास इस चैप्टर में जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आने वाला हमारे पास है नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे डाटा, क्योंकि चैप्टर का नाम आप देखोगे ना तो शुरुआत ही होता है डाटा से, है कहीं नहीं। डाटा हैंडलिंग है पूरा नाम, लेकिन शुरुआत कहां से हो रहा है, डाटा से। तो पहले हम लोग वही समझेंगे, डाटा सॉरी पहले डाटा ही समझिए क्या है। इसमें लिखेंगे आप लोग, पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे भी, ठीक ना। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर, NUMERICAL, न्यूमेरिकल फिगर्स। अब इसके एग्जांपल को समझा जाए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी बस आप लिखिए, फिर एग्जांपल लेंगे, समझाएंगे तो पूरा आपको एक बार में समझ में आएगा। पहले लिखते चलिए साफ साफ साफ, ठीक ना। इन द न्यूमेरिकल फिगर्स, या फिर इन द न्यूमेरिकल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। आप फिगर लिखो या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म्स लिखो, दोनों बात सेम है हमारा, ठीक है। चलिए समझिए अब इसका एग्जांपल। मान लीजिए सपोज करिए कि आप क्लास 6 में हैं, आपके क्लास में चलिए मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है। बस सपोज करिए कि आप क्लास 6 में और आप 5 बच्चे क्लास में हैं। मैथ का टेस्ट हुआ 80 मार्क्स का, मान लीजिए 80 मार्क्स का मैथ का टेस्ट हुआ। तो पहला बच्चा कुछ और नंबर लेकर आया होगा, पहला बच्चा कुछ और लाया होगा, है कि नहीं। चलिए मान लीजिए आप क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट ऑफ मैथ, मैथ का क्लास टेस्ट हुआ। मान लीजिए हमने ही वो एग्जाम लिया आपका क्लास में, ठीक है। सपोज करिए कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम था टेस्ट, जिसमें से पहले बच्चे ने लाया सपोज करो 40, दूसरे बच्चे लेकर आ गए 75, तीसरा बच्चा लेकर आया 25,
चौथा बच्चा लेकर आया मान लो 73 और पांचवा बच्चा लेकर आ गया मान लो 70, चलो 70 ही मान लेते हैं एग्जैक्ट। बस तो अब जरा आप इसको जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। हमने लिखा डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फिगर्स या फिर फॉर्म। डाटा का मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आपको जानकारी मिलेगा, लेकिन वो जानकारी आपको किस फॉर्म में मिलेगा? नंबर के फॉर्म में। न्यूमेरिकल मतलब नंबर के फॉर्म में मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला देख लीजिए, क्लास टेस्ट हुआ किसका? मैथ का। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम था। 80 मार्क्स के एग्जाम में पहले बच्चे ने लाया कितना? 40, दूसरे बच्चा लेकर आ गया 75, फिर 25, फिर 73 और फिर 70। यहां पे जो ये अलग अलग मार्क्स लिखा हुआ है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन ही दे रहा है ना, आपको जानकारी ही दे रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बताओ जल्दी? डाटा कहलाएगा। तो डाटा का मतलब क्या हुआ? आपको नंबर के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन यदि मिल रहा है तो वही कहला जाएगा डाटा। तो क्या ये हमारा नंबर था? बताओ जल्दी। बिल्कुल ये नंबर था। क्या इस नंबर को देखते हुए, समझते हुए क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है? हाँ भाई, इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है, मतलब जानकारी ये मिल रहा है कि पहला बच्चा 40 नंबर लाया है, दूसरा वाला 75 लाया है, तीसरा वाला 25 लाया है, चौथा वाला 73 लाया है और पांचवा वाला 70 लेकर आया है। तो इस नंबर से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है। तो उस प्रकार के नंबर को आप क्या बोलोगे? डाटा बोलोगे। क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। अब आप इसके डेफिनेशन पे चलिए, क्या लिखा हुआ था देखो। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फिगर, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। तो डाटा का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन, मतलब आपको कुछ जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन वो जानकारी किस फॉर्म में होना चाहिए? नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। ओके, जैसे चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, सपोज करिए मैंने बोला कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आपको इंफॉर्मेशन मिला ना, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आपको इंफॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला। क्या इसको भी डाटा बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि इसमें नंबर ही शामिल नहीं है। मैंने बोला कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है, तो यहां पे आपको मेरा नाम प्रिंस कुमार है, इसमें नंबर कहां दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या इसको डाटा बोलोगे आप? नहीं बोलेंगे। लेकिन अब यदि हम यहां पे ये बोल दे कि मेरे घर में 4 भाई है, 4 बहन है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में 4 भाई है और 4 बहन है, क्या आप इसको डाटा बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 4 भाई और 4 बहन क्या एक न्यूमेरिकल फिगर है ना, एक नंबर है ना। तो यदि आपको किसी नंबर से कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, तो उसी को आप क्या बोलोगे? डाटा बोलेंगे। कोई डाउट इसमें? जैसे ये वाला एग्जांपल सबसे सटीक हमको दिख रहा है। क्लास टेस्ट हुआ 80 मार्क्स का, जिसमें से पहला बच्चा इतना लाया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना लेकर आया। तो ये एक नंबर ही तो हुआ है ना, बताओ जल्दी। एक नंबर हुआ, और ये नंबर हम लोगों को एक जानकारी दे रहा है कि हाँ भैया क्लास टेस्ट हुआ, पहला बच्चा इतना लाया, दूसरा वाला इतना, तीसरा वाला इतना, चौथा इतना और पांचवा इतना। तो हमको एक नंबर के फॉर्म में जानकारी मिल रहा है। तो जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिले न्यूमेरिकल फिगर में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि नंबर के फॉर्म में, तो वो आपका कहलाएगा डाटा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे है आपका इसमें रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? चलो देखा जाए। इसमें आप लिखोगे इफ द डाटा आर इन द ओरिजिनल फॉर्म, if the data are in the original form, then it is called, क्या बोलेंगे आप इसको? रॉ डाटा। क्या लिखा है हमने एग्जांपल में? देखो डेफिनेशन में, इफ द डाटा आर इन द ओरिजिनल फॉर्म देन इट इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब यदि आपको कोई जानकारी मिल रहा है नंबर के फॉर्म में, और वो ये जानकारी यदि ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब वो बिल्कुल सही है, जिसको आप क्या बोलोगे? रॉ डाटा बोलोगे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक क्लास था क्लास 6 का, जिसमें 5 ही बच्चे थे, ठीक है। उसमें से पहला वाला बच्चा एग्जैक्ट 40 लाया, दूसरा वाला 75, तीसरा वाला 25, चौथा वाला 73 और पांचवा वाला 70। एग्जैक्ट ये हकीकत है मान लीजिए, तो इसको आप क्या बोल दोगे?
रॉ डाटा बोलोगे। मतलब यदि आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, यदि वो बिल्कुल सही मिल रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई मिलावट उसमें नहीं है, तो उसी को आप बोल देंगे रॉ डाटा। सिंपल है ना, कोई डाउट इसमें? तो डाटा का मतलब हुआ आपको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए नंबर के फॉर्म में, तो वो डाटा कहलाएगा। लेकिन यदि वही डाटा आपको ओरिजिनल फॉर्म में है, मतलब कि डाटा जो आपको मिल रहा है, इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, यदि वो सही है, हकीकत है, तो उसी को क्या बोल देंगे? रॉ डाटा बोल देंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। समझ मारिए बात। मतलब केवल यदि आपको इंफॉर्मेशन मिले नंबर के फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे डाटा। लेकिन यदि वो डाटा सही है, हकीकत में ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसी को क्या बोल देंगे? रॉ डाटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर डाटा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हम आपको बोल रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई है 4 बहन है, क्या सही है? नहीं, हकीकत तो ये है कि हमको पता है बस मेरे घर में एक भाई कितना है, बहन कितना है ना? तो डाटा तो झूठ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन यदि डाटा सही है, ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसको आप क्या बोलोगे? रॉ डाटा बोलेंगे। तो सर इसको पता कैसे लगाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, आप पता लगा सकते हैं। मतलब आपको पता है कि आपके घर में कितना भाई है, कितना बहन है, बस आपको पता है ना ये चीज। तो यदि आपको पता है, तो वो कौन सा डाटा कहलाएगा बताओ? रॉ डाटा। जैसे हमको नहीं पता है कि आपके घर में कितने भाई बहन है, तो क्या हम उसको रॉ डाटा बोल देंगे? नहीं बोलेंगे, उसको केवल क्या बोलेंगे? हम डाटा बोलेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आया? चलिए, तो ये हुआ हमारा डाटा और ये हो गया रॉ डाटा। अच्छा, क्या रॉ डाटा का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं? बस वो किस में होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नहीं, अगला टर्म है हमारा अरे, ARRAY, अरे। If the data are arranged in ascending or descending order, then it is called array. क्या लिखा हमने? If the data are arranged in ascending or descending order, then it is called array. इसका एग्जांपल देख लो। रॉ डाटा का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसलिए हमने नहीं लिखा है, बस वो डाटा कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने कोई नहीं लिखा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि रॉ डाटा का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब ये अरे क्या होता है देखो, एकदम सिंपल, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इफ द डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड अरे। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो 2 3 1 5 9 4 12 11 15 20 80 30 21। बस आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं। यदि इसी नंबर को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग में कर दो, तो वो कहलाएगा अरे। आपके पास यहाँ पे दो चॉइस होता है, या तो आप इसको किस में कर सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ज्यादा आसान किस में रहता है? असेंडिंग में। तो आप इसको असेंडिंग में अरेंज कर लीजिए। जल्दी बताइए, इसको आप असेंडिंग में अरेंज करोगे, सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा पहले ना, फिर 2, फिर 3, और फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, सॉरी 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 30। तो ये जो डाटा हमारे पास, मतलब ये जो 31 भी है, नहीं 31 कहीं नहीं, ये 3,1 है। ठीक है, चलिए, तो इस नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये हमारा अब क्या कहलाएगा? अरे कहलाएगा। इसको हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास होता है। ठीक है ना, तो कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो डाटा का मतलब रॉ डाटा और अरे का मतलब आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया चौथे नंबर पे।
चौथा नंबर में है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, each numerical figure in a data, each numerical figure in a data are called observation। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। चलिए वही एग्जांपल सेम लेते हैं फिर से, ठीक है, दोबारा एग्जांपल सेम लेते हैं। क्लास टेस्ट ऑफ मैथ, सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग ज्यादा समझ पाओ। 40 है, 75 है, 25 है, 73 है और फिर 70 है। क्या लिखा है हमने, पहले डेफिनेशन एक बार देख लो जल्दी से। डेफिनेशन लिखा है हमने, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ इसका, जरा यहाँ पे एग्जांपल देखो। पहले हमने वही क्लास टेस्ट का एग्जांपल दोबारा लिया है। मान लीजिए आपके क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, 5 बच्चे हैं, जिसमें से पहला लाया 40, दूसरा वाला लाया 75, फिर 25 और फिर 73 और फिर 70। इसमें इस डाटा में जितने भी न्यूमेरिकल फिगर दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं आपको, 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें हर एक न्यूमेरिकल फिगर को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्जर्वेशन बोल देंगे। मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें बताइए कि टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितने हैं, 5 है। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल। सर तो ऐसा होता क्यों है? बताते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन, OBS इक्वल्स टू 5। इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 5 है इसमें टोटल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ सिंपल सा, यदि आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, मतलब आपके पास एक नंबर का पूरा सीरीज दिया हुआ है, उसमें जितने भी नंबर हैं वो सब का सब हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। मतलब ये पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला और ये 5वां वाला। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा कहलाता है ऑब्जर्वेशन। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो कितने हैं भाई, 5 है। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हुआ, 5वां नंबर है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। The number of times a particular, ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं। A particular, the number of times a particular observation occur, OCCUR occur, is called its frequency of an observation। is called its frequency। सिंपल सा क्या हुआ इसका मतलब समझिए। The number of times a particular observation occur is called its frequency। इसका एग्जांपल देखेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सपोज हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, मतलब एक नंबर का सीरीज लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ठीक है, यहां पे हमने कुछ नंबर लिखे हैं, ओके। यहां पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब होता क्या है। चलिए अब जरा आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से पहले इसको देखो। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ऑब्जर्वेशन समझ में आया आपको क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक डाटा में, मतलब एक नंबर का जो सीरीज आपको दिया रहेगा, उसमें हर एक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 थे, कोई डाउट इसमें। अच्छा तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि सर आपने जो पूरा नंबर का सीरीज लिखा है, इसमें भी हर एक नंबर क्या कहलाएगा,
ऑब्जर्वेशन ही कहलाएगा। तो गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। मतलब इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 18 है। अब समझिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, मतलब इसमें आप ये देखो कि एक ऑब्जर्वेशन मतलब कि एक नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे पहले बताओ क्या 2 हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाएगा? अरे काहे नहीं कहलाएगा भाई, कहलाएगा। 4 भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी सब ऑब्जर्वेशन है। तो बताइए कि 2 इसमें कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। इसका मतलब हुआ कि 2 3 बार रिपीट हुआ, मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। समझ रही है बात? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि एक नंबर यानी कि एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, सिंपल। तो आप इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितना लिखोगे? 3। मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। तो इसमें आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। तो क्या अब आपको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, वही हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। जैसे 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। इसका मतलब कोई पूछेगा इसका बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 2 3 बार रिपीट हुआ है, सिंपल। उसी प्रकार से आप क्या बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कितना है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कितने बार रिपीट हुआ है? एक बार, 2 बार और एक बार यहां पे। तो इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप चलो, हालांकि बहुत आप बता सकते हैं लेकिन हम इसमें पूछना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 बताइए। हालांकि आप 6 का भी लिख सकते हैं, 8 का भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 12 का पूछना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 कितना है भाई? 3। एक बार यहां है, एक बार यहां है और एक बार यहां है। इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 है। क्या हर किसी का फ्रीक्वेंसी 3 ही होगा हर बार? नहीं, चेंज भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। चलिए उसी प्रकार से अब आप हमको बता दीजिए फ्रीक्वेंसी हमको बताइए 15 का कितना है? 15 का भी फ्रीक्वेंसी 3 ही है इसमें। चलो इसका एक और कर लो यहां पे। अब बताओ, हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 कितना है भाई? 4 है। इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर के सीरीज में 15 कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलो ये होगी हमारा, ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो अब एक एक करके एक चीज हमारे इसमें और बच रहा है जो कि अभी हम समझाएंगे, लेकिन पहले इसको एक बार दोबारा देख लिया जाए, दोबारा डिस्कस करें एक तरीके से आपका रिवीजन। डाटा का मतलब क्या था? डाटा का मतलब था कोई भी यदि आपको जानकारी मिल रहा है लेकिन वो जानकारी किस फॉर्म में है? नंबर के फॉर्म में है, तो वो आपका कहलाएगा डाटा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने था 40 75 25 73 और 70। ये जो है ये 5 बच्चों के मैथ का मार्क्स है। तो बताओ पहले कि मार्क्स किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इस नंबर के फॉर्म में जो हमारा मार्क्स है इसके हमको क्या जानकारी मिल रहा है? जानकारी मिल रहा है 5 बच्चों के मैथ का मार्क्स। तो बताओ ये जानकारी जो हमको मिला नंबर के फॉर्म में मिला कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा, डाटा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद था हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब हुआ यदि आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल जो मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, ओरिजिनल फॉर्म में है, रियल है, तो उसको आप क्या बोल दोगे? रॉ डाटा बोल दोगे। ठीक है, उसके बाद था हमारा अरे। अरे का मतलब हुआ जब आप डाटा को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग दोनों में से किसी में भी आप अरेंज कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? अरे कहलाएगा। ये हमारा नंबर पहले उल्टा पुल्टा था, उसको हमने असेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? अरे कहलाएगा। क्या हमेशा असेंडिंग में ही कर सकते हैं, डिसेंडिंग में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस होता है। ठीक है, उसके बाद था हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि एक डाटा में जितने भी नंबर आपको दिखते हैं वो सब का सब क्या है? ऑब्जर्वेशन है। जैसे अभी आपने बोला था कि यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन है? 5। इसमें आपने बोला था कितना था? 18। तो जितने अब 19 हो गया। एक 15 हमने बाद में ऐड किया तो अब 19 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ हर एक नंबर को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन, सिंपल। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे 2 3 बार रिपीट हुआ है, 4 भी 3 बार रिपीट हुआ है, 12 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 15 4 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब
2 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 का फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 12 का फ्रीक्वेंसी भी 3 है और 15 का फ्रीक्वेंसी 4 है। तो क्या समझ में आया फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब? इसका मतलब हुआ कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, सिंपल है। ठीक है, चलो इसमें हम लोगों का एक चीज और बच रहा है, वो है टेबुलेशन ऑफ डाटा। उसको भी समझ लेते हैं, क्या है वो, जरा ध्यान से देखा जाए। चलिए मिटा दिया जाए इधर वाला। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर का भी फिलहाल मिटा रहे हैं बस, ठीक है। पांचवा 6 नंबर, टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब हुआ डाटा को आप क्या कर दो, अरेंज कर दो टेबल के फॉर्म में, बस। ठीक है, तो इसमें पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छा इसमें ना एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, इसमें आप टेब्यूलेशन ऑफ डाटा बोलो या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलो, बात सेम रहेगा। ठीक है, या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दोनों का मतलब आप लोग सेम समझेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ही बोला जा सकता है आपके सामने, टेबुलेशन ऑफ डाटा बोले या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोले, दोनों का मतलब सेम समझेंगे। इसके अंदर आप एक डेफिनेशन छोटा सा लिख लो, व्हेन डाटा आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, when data are arranged in the form of table, then it is called tabulation of data, tabulation of data या फिर presentation of data। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फिर आगे समझ में आएगा ज्यादा। चलिए इस बार ना एग्जांपल थोड़ा सा कुछ अलग लेते हैं। ठीक है, बात करें। देखिए मान लीजिए, सपोज करिए कि इंडियन क्रिकेट टीम का मैच हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ। ठीक है, क्रिकेट मैच का बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब इंडिया का टीम खेल रहा है पाकिस्तान के टीम के साथ क्रिकेट मैच अगेंस्ट में। ठीक है, सपोज करिए कि जो पहला खिलाड़ी है, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, चलो मान लो, बस मान लेते हैं, बस यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं क्रिकेट मैच का, क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान का बात नहीं करेंगे हम लोग कि कौन कितना मारा, इंडिया का बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो विराट कोहली है वो मार दिए, मान लो सपोज करो 95, सेंचुरी पढ़ा दे क्या, चलो सेंचुरी पढ़ा देते हैं, मस्त खिलाड़ी भाई, मारता भी बहुत गंदा मारता है चलो मान लीजिए विराट कोहली मारे कितना, 100 रन। ठीक है, मान लीजिए रोहित शर्मा मार दिए 105 रन, सपोज करो। आप कोई दिल पे मत लेना कि विराट कोहली इतना कम क्यों मारा, रोहित शर्मा इतना कम क्यों मारा, एग्जाम्पल समझिए बस। ठीक है, उसी प्रकार से कोई और भी प्लेयर है, शुभम गिल है मान लो 45, कुछ भी मान ले सकते हैं आप। ठीक है, नाम नहीं लेंगे नहीं तो तुम हर्ट हो जाओगे, मेरे प्लेयर को कम दे रहे हैं, उसके प्लेयर को ज्यादा नंबर दे रहे हैं, नहीं, नाम छोड़ो भाई, आप लोग केवल नंबर देखो। ठीक है, उसके बाद फिर 35, फिर 20, 85, 65, चलो 65 हो चुका है, 60 मान लो। उसी प्रकार से आप 20 मान लो, 30 मान लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही प्लेयर है ना, एक और ले लो,
15 रन। 11 प्लेयर का हमने यहाँ पे पूरा स्कोर लिख दिया, ठीक है। अरे बस एग्जाम्पल समझो भाई, एक मैच में इतना रन थोड़ी लगता है, लेकिन बस एग्जाम्पल आप समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ। इंडिया के टोटल 11 प्लेयर खेल रहे थे, जिन्होंने स्कोर अपना इतना इतना पुराया है, ठीक है। अब आपका जो फेवरेट प्लेयर है उसका सोच लो कौन सा नंबर होने वाला है, ठीक है। हम नहीं नाम लेंगे, नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा, तुम लोग झगड़ा करोगे हमसे, ठीक है। आप आगे बढ़ो। ये जो दिया हुआ है ना, पहले तो बताओ क्या ये डाटा है कि नहीं, पहले बताओ। है भाई, बिल्कुल डाटा है ये हमारा। नंबर के फॉर्म में हमको क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। बस यदि आप इसी डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो वो हमारा कहला जाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। एक तरफ प्लेयर और एक तरफ उसका स्कोर, समझ में आ रही है बात। चलिए बनाते हैं, कैसे बनता है ये चीज देख लो। एक तरफ आप रखोगे नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, और इधर रखेंगे आप स्कोर, ओके। चलिए जरा ध्यान से समझिए आप। नंबर ऑफ प्लेयर का मतलब हुआ पहला प्लेयर, पहले वाले खिलाड़ी ने कितना मारा, 100 रन, है कि नहीं। दूसरा वाले ने मारा कितना भाई, चलो पहले इसको ना ऐसे बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, इधर हमारा नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर का मतलब सिंपल सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से समझिएगा, ठीक है। पहला मारता है 100 रन, दूसरा मारता है 105 रन, फिर 45, फिर 65, फिर 35, फिर 20, फिर 85, फिर 60, फिर 20, फिर 30 और लास्ट में 15। समझ आ रही है बात। चलिए ये जो है ना, ये हमारा कहलाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। इसका मतलब हुआ कि जो डाटा दिया गया था उसको हमने किस में अरेंज कर दिया, टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, जिसका हेडिंग हमने ये रखा नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब इधर हमारे खिलाड़ी हैं 1 से लेकर 11 तक, और इधर है उनका स्कोर कि उन्होंने कितना रन मारा है। तो जब आप डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, टेब्यूलेशन ऑफ डाटा, या फिर आप उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया आपको। अब तो यदि आपसे चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ टेब्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या समझते हैं आप, तो सिंपल से बताइएगा कि जब हम लोग डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है टेब्यूलेशन ऑफ डाटा, या फिर आप उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी बोल सकते हैं। इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यही हमारा इसमें 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। हालांकि आगे भी और हम लोगों को नए नए चीज मिलेंगे, जैसे बार ग्राफ मिलेगा, पिक्टोग्राफ मिलेगा, वो सब चीज हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना, ये 6 चीज आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहले इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। यहां तक हो गया सबका। चलिए आज के क्लास में हमने आपको डाटा हैंडलिंग चैप्टर के अंदर 6 अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाए हैं, ये आखिर होता क्या है। अब यही सब चीज जब हम लोगों को आगे मिलेगा तो बिल्कुल हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अभी तो हमारा चैप्टर बस अभी शुरुआत हुआ है, इसमें बहुत कुछ हम लोगों को अभी नया नया सीखना भी है, तो इसको हम लोग अपने आगे वाले क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। चैप्टर को हम लोग कल आगे और बढ़ाएंगे, कुछ नई नई चीजों को और सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।